नमस्कार मित्रों, मैं महेश कुमार अलेंद्र, सहायक अध्यापक संस्कृत, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट महाविद्यालय वैशाली नगर भिलाई। एफडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत मैं पीडीएफ जो बना रहा हूँ संधि प्रकरण का। संधि सम धन धी दो प्रत्यय से मिलकर, धातुओं से मिलकर बना है। तो संधि का मतलब है समान पद को धारण करने वाला, अर्थात दो या दो से अधिक जो पद या शब्द या वर्ण जो मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। सम धन धी यानी समान रूप से जो पद को धारण करते हैं उसे कहते हैं संधि। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के योग या मेल को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार, जैसे राम धन सीता, या फिर राम में र धन अ धन म बराबर राम। इस प्रकार से जो र अ और म ये तीनों जो वर्ण जोड़ करके, इस मात्राएं वर्ण जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं, एक वर्ण बनाते हैं, उसे कहते हैं संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल से स्वर संधि संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है और उसमें होने वाले जो परिवर्तन, यानी स्वर में होने वाली परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि स्वर वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों के मेल से या स्वयं उच्चारण हो जाती है, उसे स्वर कहते हैं। ये अपने आप में पूर्ण होती है। और स्वर जो अ से लेकर के औ तक, लेकिन संस्कृत में जो है 9 की जगह 13 जो स्वर मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम स्वरों को अपन माहेश्वर सूत्र के अनुसार किया जाए तो फिर मूल रूप से 9 स्वर ही कहे जाते हैं। तो स्वर के प्रकार, स्वर तो यदि इसको बांट दिया जाए तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अंतर्गत, लेकिन स्वर संधि में स्वर संधि को 6 भागों में बांटा जाता है। एक दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। तो जो स्वर में जहाँ पर दो समान वर्ण जहाँ आते हैं, जैसे अ धन आ बराबर बड़ा, तो ये यहाँ पर समान वर्ण आने से यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। और दीर्घ होने के कारण से ये अका सवर्णी दीर्घ, यानी जो समान वर्ण आती है इस कारण से वह दीर्घ हो जाती है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ई को एंची, ई के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो उस स्वर के योग से जो वर्ण बनता है उसे यण स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसमें ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है, री को र और री को ल हो जाता है। इस प्रकार से इस जो संधि में विकार उत्पन्न होती है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि में एक वर्ण की वृद्धि होती जाती है, जैसे अ धन ई बराबर ए हो जाता है। जैसे महाधन ईश बराबर महेश, यदि इसको गुण स्वर संधि हो जाएगा। लेकिन यह स्वर संधि इसी को जब यह कहा है एक धन एक, तो एक है ए, एक ही मात्रा है और उसके बाद तो ए आता है, तो यही क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। एक वर्ण की वृद्धि हो जाने की इसका कारण से वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। पूर्व रूप स्वर संधि, यानी इस स्वर संधि में अपन जो वर्ण बोलते हैं उसका जो मात्रा है वह पूर्व के वर्ण पर उसका बलाघात होता है, इस कारण से उसको पूर्व रूप यानी पूर्व के रूप में उसका प्रभाव पड़ता है, इस कारण से उसको पूर्व रूप स्वर संधि कहा जाता है। जैसे राम धन अयम बराबर रामो अयम, रामो अवग्रह, इसमें जो आह विसर्ग में आएगा तो आह का प्रयोग होता है, और यदि स्वर है तो उसमें अवग्रह का चिन्ह एस जैसा उस पर चिन्ह लगता है, वहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी व्यंजन वर्णों
के मेल से या विकार से जो उत्पन्न होता है, उससे जो बनने वाले जो शब्द है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि यह बिना स्वर के बगैर उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपन व्यंजन वर्ण का यूज़ करते हैं तो उसके नीचे हलंत का प्रयोग होता है, तो क्योंकि वह अपने आप में क्या होता है, अधूरा होता है। जब उसके साथ आ उच्चारण करने से अपन रा भी बोलते हैं, तो रा में आ का उच्चारण हो रहा है, जैसे राम, तो राम, तो म जो है क्या हो जाता है, हलंत आ जाता है, उसके अंतर्गत है जब तक आ नहीं लगेगा तब तक वह शब्द पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी उसके जो प्रभाषित किया अनेक है उसमें, लेकिन हम उसको सिर्फ प्रकार को मुख्यतः नहीं माना जाता। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको जो शब्द है और उसके शब्द के बाद आहा का उस पर वर्णन होता है तो वह विसर्ग संधि होता है, क्योंकि जैसे रामा, तो आहा जो बिंदी आते उसमें आहा का प्रयोग होता है, वहाँ पर विसर्ग संधि होता है। जैसे कहीं पर र का उच्चारण अर के में भी प्रयोग होता है, कहीं पर उसका रा का प्रयोग आ के प्रयोग में होता है, इस प्रकार से उस विसर्ग का र का भी विसर्ग हो जाता है, इसलिए वहाँ पर विसर्ग संधि है। जैसे अपन रामो धन अयम, तो रामो यहाँ पर हुआ, या रामः या बालकः, यहाँ पर ह का उच्चारण है, वहाँ पर विसर्ग संधि। यहाँ पर भी कुछ इसके जो सूत्र हैं, इसके नियम हैं, वह उसके कारण से वह इसका प्रभाव जो यह संस्कृत साहित्य में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इसका प्रभाव है यहाँ पर। यदि आप इसका इम्पोर्टेंट कहा जाए, यह संधि की जो साहित्यों में, संस्कृत साहित्यों में या उच्चारण स्थान पर बहुत ही महत्व, इसके बगैर हम जैसे उच्चारण करते हैं वैसी श्रोता उसका, यानी जो वक्ता होगा वह जैसे उच्चारण करेगा वह वैसे ही श्रोता है, वह वैसे ही दिखता है, क्योंकि इसी लाघवता या ह्रस्व या दीर्घ या बलघात के कारण से जो वर्ण की उच्चारण होती है वह वर्ण उसी प्रकार से उसको लिखा जाता है। और यही वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है, जो इस पर ह्रस्व दीर्घ प्लोत आदि के बारे में इसमें जिसके तान आदि का वर्णन किया गया है, जिसमें पंच आपका सटज जो स्वर कहे गए हैं, ये सब इसमें इसका जो संधि का इसमें या स्वर वर्णों का या विसर्ग वर्ण का व्यंजन वर्ण का इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसके यही लैंग्वेज में यानी साहित्यों में इसका प्रयोग के बिना या संधि के बगैर हम उच्चारण नहीं कर सकते, और उसका उच्चारण करने के कारण से उसका एक मीनिंग जो है वह उचित ढंग से नहीं होता। तो इस कारण से प्रत्येक वर्णों का या शब्दों का उच्चारण करते समय संधि की प्रक्रिया की जाती है, और यह हमारे साहित्यों में इसका बखूबी से वर्णन किया जाता है। इसके अभाव में जो साहित्य पढ़ते हैं या उच्चारण करते हैं वह गलत हो जाता है। इसे धन्यवाद।